हेलो क्लास, दिस इज निधि एंड दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ लाइफ प्रोसेस। हमने कल वेरियस पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पढ़े थे एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब जो एक्सचेंज ऑफ गैस है एनिमल्स के अंदर वो ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी से हो सके, उसके लिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो मॉडिफाइड होना चाहिए। ठीक है, इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए देखते हैं अभी। फॉर बेटर एफिशिएंसी should be thin walled, कि उसकी जो वॉल है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, रिच इन ब्लड सप्लाई, कि वो ब्लड सप्लाई में रिच होना चाहिए, मतलब वहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होनी चाहिए जो वहाँ पे क्या लेकर आ रही हैं, ब्लड को लेकर आ रही हैं। नेक्स्ट, लार्ज सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे लंग्स के अंदर मैंने आपको बताया था कल एल्वेली होती हैं, ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को ही इंक्रीज करने का काम करती हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इनको। तो क्या होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए एंड मॉइस्ट होना चाहिए। अब हमारे लंग्स के अंदर भी जो वॉल्स हैं वो मॉइस्ट रहती हैं ताकि जो गैसेस एक्सचेंज है वो ज़्यादा एफिशिएंसी से हो सके। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस पोसेस करता है फॉर बेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर मैं बात करूं फिश की, जो पाइसेस होती हैं वो रेस्पायर करती हैं गिल से। ठीक है, अगर मैं बात करूं एम्फीबियंस की, तो ये लार्वल स्टेज में तो गिल्स से रेस्पायर करते हैं एंड एडल्ट में लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये रेस्पायर करते हैं लंग्स से। ठीक है, अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच रेस्पायर करते हैं स्पाइरेकल्स एंड ट्यूब्यूल से। ठीक है, स्पाइरेकल उनकी स्किन के ऊपर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे एयर अंदर एंटर करती है एंड ट्यूब्यूल्स इन स्पाइरेकल से कनेक्टेड होते हैं, एयर को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाते हैं। अगर कुछ सिंपलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जैसे स्पॉन्जेस आ जाते हैं, तो रेस्पायर करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, इसके अलावा जो मॉस्किटो है
वो भी क्या करता है, स्पाइरेकल्स एंड टिब्यूल से रेस्पायर करता है। एंड अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म रेस्पायर करता है स्किन से, मोइस्ट स्किन से, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म स्किन से रेस्पायर करते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है उसको कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब जो रेस्पिरेशन बाय स्किन है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। तो ये हमारे कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। ये फिश का हो गया, ये एम्फीबियंस का हो गया, रेप्टाइल्स, अर्थवॉर्म, मॉस्किटो एंड कॉकरोच, स्पॉन्जेस, या कोई भी जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो पोरीफेरा निडेरिया से बिलोंग करता है वो सिंपल डिफ्यूजन से ही क्या करता है, रेस्पायर करता है। अब अगर मैं बात करूं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की जो गिल से रेस्पायर करते हैं तो उनके अंदर जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो ज़्यादा होता है, फास्टर होता है देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं एंड पानी के अंदर जो डिसोल्ड ऑक्सीजन है वो बहुत कम होती है। अब उनको तो अपनी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अब उस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है उसको इंक्रीज कर देते हैं ताकि अपनी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कर सके, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा भी गया है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग दैन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, व्हाई, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको क्यों होता है ऐसा, have faster rate of breathing than terrestrial organisms because the aquatic organism use dissolved oxygen in water which is less in amount than the air, ठीक है। So to fulfill their oxygen demand they breathe faster than terrestrial organisms, ठीक है। कि जो पानी के अंदर डिसोल्ड ऑक्सीजन है वो कम अमाउंट में होती है देन द एयर एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मतलब बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत फास्टली ब्रीथ करते हैं। क्लियर है इतना। अब मूव करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का वो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। नोस्ट्रिल के बाद आता है नेसल पैसेज जो किसको लीड करती है, नेसल चैम्बर को।
ये नेसल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में, जो बताया था मैंने आपको कॉमन पैसेज होती है फूड एंड एयर के लिए। फेरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है ब्रोंकायोल्स में, एंड फाइनली एल्वेलाई। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यहां से शुरू होता है, दैट इज नेसल पैसेज। ये माउथ की ओपनिंग है जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ी थी। ये जो पार्ट है ये होता है लैरिंग्स, देन कम्स ट्रैकिया। ये इसके ऊपर जो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। देन ये दोनों आपकी लंग्स हैं। अब ये जो ट्रैकिया आई है, ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। ये राइट ब्रोंकाई है, ये लेफ्ट ब्रोंकाई है, जो किसके अंदर एंटर कर जाती है, लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। सो दिस इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अब देखना है आप, ब्रोंकाई फर्दर बहुत सारी छोटी पाइप से डिवाइड हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकायोल्स। इसके बाद ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये होते हैं एल्वेलाई। ठीक है, ये होता है रिब केज, दैट इज रिब्स, एंड दिस इज डायफ्राग्राम। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जो कहां से शुरू होता है, नोस्ट्रिल से। सॉरी, ये नोस्ट्रिल आएगा इधर। ठीक है, नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, देन क्या आता है, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आ जाती हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाती हैं किसमें, ब्रोंकायोल्स में, एंड एंड अप हो जाती है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई। जो ब्रोंकायोल्स एंड एल्वेलाई है ये किसमें आती हैं, आपकी लंग्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। लंग्स प्रोटेक्टेड होती हैं किससे, रिब से। आ गया समझ में आप लोग को इतना? तो हम इसको डिटेल में करते हैं। पहला आता है नोस्ट्रिल। जो हमारी बॉडी में एयर एंटर करती है वो किसके थ्रू एंटर करती है, नोस्ट्रिल के थ्रू एंटर करती है। द एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स। ठीक है, अब इन नोस्ट्रिल के अंदर हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब ये हेयर एंड म्यूकस क्या काम करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है जो एयर हम इनहेल करते हैं वो क्लीन नहीं होती, उसमें बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल होते हैं। फॉरेन पार्टिकल इन द सेंस मींस डस्ट पार्टिकल हो सकता है या कोई दूसरा पार्टिकल हो सकता है जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। अब ये हेयर्स क्या करते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल को इधर ही ट्रैप कर लेते हैं। म्यूकस का भी काम यही होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको क्या करता है, वो भी ट्रैप करता है। लेकिन उसके साथ साथ म्यूकस एक और फंक्शन परफॉर्म करता है कि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आने का काम वो करता है। ठीक है, तो दो काम हो गए। इट हैव हेयर एंड म्यूकस which prevent the entry of foreign particles। एंड उसके साथ साथ मैंने बताया म्यूकस एक और काम करता है, brings the air to the body temperature। कि एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आने का काम करता है। अब जो नोस्ट्रिल है ये ओपन होती है नेसल चैम्बर में थ्रू नेसल पैसेज।
कि नोस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज आती है, जो किस में ओपन करवाती है नोस्ट्रिल को, नेसल चैम्बर में. इट ओपन्स इनटू नेसल चैम्बर थ्रू नेसल पैसेज. ठीक है, कि हमने एयर इनहेल की, वो कहाँ आई, नोस्ट्रिल में आई. नोस्ट्रिल में हेयर और म्यूकस प्रेजेंट थे. इन्होंने क्या किया, जो फॉरेन पार्टिकल एयर के अंदर थे उनको वहीं पर ट्रैप कर लिया और एयर को बॉडी टेम्परेचर पे ले आए. अब एयर नेसल चैम्बर में आ गई, किसके थ्रू, नेसल पैसेज के थ्रू. ठीक है, क्लियर है इतना. अब जो ये नेसल पैसेज है, अब जो नेसल चैम्बर है, ये ओपन होता है इनटू लैरिंग्स. लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, कॉल्ड एज साउंड बॉक्स. ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी में साउंड प्रोड्यूस होती है, हम बोलते हैं, वो कौन करता है, लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है. इसके साथ साथ लैरिंग्स एक और काम कर रहा होता है, वो क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट द ट्रैकिया. ये ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. क्लियर है इतना, कि नोस्ट्रिल से क्या आया, नेसल चैम्बर आया थ्रू नेसल पैसेज. अब नेसल चैम्बर किस में ओपन हो गया, लैरिंग्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स. एंड ये क्या काम करती है, ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. ठीक है, अब जो लैरिंग्स है, इधर ये जो शो किया है, ये लैरिंग्स है. लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया. ट्रैकिया को क्या कहा जाता है, ट्रैकिया को कहा जाता है विंड पाइप. ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है, ये क्या है, नैरो ट्यूब है, जिसको कौन सराउंड कर रही है, ये रिंग सराउंड कर रही है. इन रिंग्स को कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स. अभी आई क्यों, यहाँ पे क्या काम करती हैं ये रिंग्स, जो ट्रैकिया है. अब जैसे आप एक्सेल करोगे, जो ट्रैकिया है, देयर चांसेस कि वो क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए. अब ये जो रिंग्स हैं, ये क्या करती हैं, ट्रैकिया को ओपन रखती हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो. ठीक है, क्या करती है कार्टिलेजिनस रिंग, इट प्रोटेक्ट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग. तो ट्रैकिया क्या बताया मैंने, इट इज नैरो ट्यूब सराउंडेड बाय cartilaginous rings which protect the trachea from collapsing. अब जो ट्रैकिया है, ये किस में ओपन हो जाती है फर्दर, ब्रोंकाई में, दैट इज लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई. ब्रोंकाई. अब बताया मैंने आपको, जो ट्रैकिया है वही किस में ओपन होती है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में. ट्रैकिया opens into left and right bronchi which enters the lungs. जो किसके अंदर एंटर कर जाती है, लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है. अब यही ब्रोंकाई फर्दर किस में डिवाइड हो रही है, ब्रोंकाइल्स में डिवाइड हो रही है. ब्रोंकाई डिवाइड्स फर्दर इनटू
नैरो ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकायोल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, जो ब्रोंकायोल्स हैं ये किसमें एंड अप हो जाती हैं, एल्वेलाई में। तो जो नेक्स्ट पार्ट इज एल्वेलाई। ब्रोंकायोल्स हैं एंड अप इन अ टर्मिनल called alveoli। ठीक है, अब ये एल्वेली काम क्या करती हैं, ये एल्वेली सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस को इंक्रीज करती हैं। इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। अब देखना, मान लो ये एक ट्यूब थी जो एल्वेली में एंड अप ही ना होती, मतलब ब्रोंकायोल, एंड इधर से क्या जा रही होती, कोई ब्लड वेसल जा रही होती। अब जो एक्सचेंज है वो सिर्फ इतने पोर्शन से होता, लेकिन अब जो ब्रोंकायोल है वो किस में ओपन होगी, बलून लाइक स्ट्रक्चर में। अब जो गैसेस एक्सचेंज है वो इस पूरे पोर्शन से हो रहा है, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैस है उसका एरिया बढ़ गया कि पहले इतने एरिया से एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का और अब इतने एरिया से एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। तो जो एल्वेली है वो क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। क्लियर है इतना। अब जो ब्रोंकायोल और एल्वेली हैं ये किस में प्रेजेंट होती हैं, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लंग्स को। ठीक है, अब जो लंग्स हैं ये कवर्ड होती हैं अपनी एक मेम्ब्रेन से जो डबल लेयर्ड होती है, जिसको कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। द लंग्स आर कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन called pleural membrane। अब डबल लेयर है तो इसके बीच में जो ये स्पेस होता है ये फिल्ड होता है प्लूरल फ्लूइड से, फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो ये लेफ्ट लंग है ये नैरो है एंड जो राइट लंग है ये क्या है, वाइडर है। तो जो राइट लंग होती है वो वाइडर होती है देन द लेफ्ट लंग। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, लंग्स के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। अब जो हार्ट होता है वो हल्का सा लेफ्ट के साइड टिल्टेड होता है। अब उस टिल्टेशन की वजह से जो ये लंग है ये क्या हो जाती है, नैरो होती है। तो ये भी गिव रीजन में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो राइट लंग है वो वाइडर होती है लेफ्ट लंग से, ऐसा क्यों। ठीक है, राइट लंग इज वाइडर देन लेफ्ट लंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ heart between them, which is tilted to left side। क्लियर है इतना कि जो हमारी लेफ्ट लंग है वो क्या है, नैरो है, एंड जो राइट लंग है वो क्या है, वाइडर होती है। अब हमारी जो लंग्स हैं ये प्रोटेक्टेड होती है, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होती हैं। ठीक है, कैसे प्रोटेक्टेड होती हैं, लंग्स के आगे प्रेजेंट होता है चेस्ट बोन जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, पीछे वर्टिब्रल कोलम या वर्टिब्रा होता है,
एंड साइड वाइज हमारी रिब्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड डाउनवर्ड ही प्रोटेक्टेड होता है किससे, डायफ्रागम से। तो जो लंग्स हैं, अगर मैं इनकी प्रोटेक्शन की बात करूं, they are protected with the bony cage formed of ribs। और ये रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर रिब्स होती हैं, ठीक है, लैटरली। लैटरली का मतलब है कि साइड से किससे प्रोटेक्टेड है, रिब से प्रोटेक्टेड है। एंड फ्रॉम फ्रंट बाय चेस्ट बोन called sternum, and from back side by vertebral column। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये लंग्स हैं ये क्या होती हैं, एक क्लोज्ड कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब एक पूरी क्लोज्ड कैविटी है जो चारों तरफ से क्या कर रही है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। अब जो एक क्लोज कैविटी है इसका प्रेजेंट होना भी जरूरी होता है, क्योंकि इस क्लोज कैविटी की वजह से ही हम इनहेल एंड एक्सहेल कर पाते हैं। अब कैसे कर पाते हैं, ये आप नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर आप इसको स्टडी करोगे। अब जो ये रिब्स होती हैं इनके बीच में कुछ मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। ठीक है, अब जो डायफ्रागम है ये क्या कर रहा है, ये थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन को क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है। थोरेसिक कैविटी को आप चेस्ट कैविटी भी कह सकते हो, ठीक है, कि इट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी, इसको आप चेस्ट कैविटी भी कह सकते हो, फ्रॉम एब्डोमेन। एब्डोमेन इससे नीचे प्रेजेंट होता है, नीचे वाले पोर्शन को एब्डोमेन कहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। अब जो डायफ्रागम है ये मूव करता है, या मतलब इसकी मूवमेंट होती है जब हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। जैसे हम एयर को इनहेल करेंगे, जो डायफ्रागम है ये क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, सीधा हो जाता है, एंड जैसे एक्सहेल करते हैं डोम शेप का बन जाता है। ठीक है, तो इट फ्लैटन्स ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड becomes dome shaped। ये जो शेप है ये कर्व्ड शेप, इसको डोम शेप कहा जाता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा हिचकियां आती हैं तो कोई हमें याद करता है, बट ये एक मिथ होता है। ठीक है, अब जो हिचकियां आती हैं वो क्यों आती हैं, कभी कभी जैसे इसके डायफ्रागम के जस्ट नीचे हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है, तो कई बार हम ओवर ईट कर लेते हैं या इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पे जो डायफ्रागम है हमारे स्टमक से स्टिक कर जाता है। अब वो बॉडी की एक मैकेनिज्म होती है
ताकि जो डायफ्रागम है हमारे स्टमक से हट जाए। अब हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। कभी कभी आपने ट्राई किया होगा, हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, मतलब हम जबरदस्ती जितनी भी एयर है लंग्स के अंदर उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कितनी भी फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर लें हमारी लंग्स के अंदर एक वॉल्यूम एयर की रहती ही रहती है, एंड उसको कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, कि फोर्सफुल एक्सहेल करने के बाद भी लंग्स के अंदर एक एयर की वॉल्यूम बच जाती है, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब जो एयर है लंग्स के अंदर, ये किसी पर्पस के लिए तो रही होगी, मतलब कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी वहां रह के। अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? मान लो आपने फोर्सफुली एक्सहेल किया और आपने लंग्स से सारी एयर को बाहर निकाल दिया। अब लंग्स के अंदर तो कुछ नहीं बचा, तो जो लंग्स की वॉल है वो कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, तो लंग्स की कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या होती है, लंग्स के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होती है। दूसरा काम भी ये करती है, जब तक आप दोबारा इनहेल नहीं कर लेते, ब्लड को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई कौन करती है? रेसिडुअल वॉल्यूम करती है। क्लियर है इतना? तो क्या बताया मैंने आपको रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? It is the amount of air present in lungs after forceful exhalation। फंक्शन क्या है इसके? It prevents the collapsing of lungs it provides continuous supply of ऑक्सीजन टू ब्लड। तो ये हमारी क्या हो गई है? रेसिडुअल वॉल्यूम हो गई है। अब आपसे पेपर के अंदर रेयरली रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो गिव रीजन के आते हैं या फंक्शन के आते हैं। फंक्शन जैसे पूछ सकता है आपसे कि नोज के अंदर हेयर है वो क्या काम कर रहे हैं, हमारी कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या काम कर रही हैं, एल्वेली क्या काम कर रही है, रेसिडुअल वॉल्यूम का काम कर रही है। ऐसे आपसे पार्ट्स के फंक्शन पूछ सकता है, या फिर गिव रीजन पूछ सकता है। गिव रीजन में जैसे मैंने बताया कि जो ये लंग है, लेफ्ट लंग, ये नैरो होती है, क्यों होती है, एंड या फिर आपसे पूछ सकता है जो अभी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का मैंने बताया था कि एक्वेटिक के अंदर जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो फास्टर होता है देन टेरेस्ट्रियल, ऐसा क्यों होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। क्लियर है इतना? तो ये हमने पढ़ लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि हम जो इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।